हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के पहले पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ है मानव भूगोल, प्रकृति व क्षेत्र। इस पाठ में मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं को हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब ये जो भौतिक भूगोल है, ये तो पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है, और जो मानव भूगोल है वह मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध होते हैं, उन अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और परिभाषा के संबंध में एक बात ध्यान करने की है, वो है कि परिभाषा जिसने जैसी दी है उसको वैसी ही रखना पड़ता है। उसमें हम काट छांट नहीं कर सकते, और उस परिभाषा को उस व्यक्ति के नाम से याद ही करना पड़ता है और फिर उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार हम जो है परिभाषाओं को ज्यों की त्यों याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मानव भूगोल के जो जनक माने जाते हैं वो एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। तो ये फ्रेडरिक रैटजेल ने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। और इस पुस्तक में ही इन्होंने अपनी परिभाषा दी। परिभाषा इस प्रकार से है: मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब हमें ये परिभाषा सेम टू सेम जैसी इन्होंने दी वैसी की वैसी इसी तरह से याद करनी है। इसमें कोई काट छांट नहीं करनी है। बस समझने की बात इतनी है कि एक तरफ मानव समाज है, एक तरफ धरातल है, दोनों के बीच में संबंध हैं, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा फ्रेडरिक रैटजेल की है, जो मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। अगली जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो एलन सैंपल की है। और एलन सैंपल रैटजेल की ही शिष्या थी, लेकिन अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, और ये नियतिवाद की समर्थक थी। नियतिवाद भूगोल में एक विचारधारा होती है जिसमें जैसी परिस्थितियां प्रकृति ने उपलब्ध करवाई हैं उसी के अनुसार मानव अपने आप को एडजस्ट कर ले, ये इसका मूल भाव है। तो इस भूगोलवेत्ता ने जो परिभाषा दी एलन सैंपल ने, वो इस प्रकार है: मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब हमें ये ज्यों की त्यों याद करनी है। समझने की बात इसमें इतनी सी है कि एक तरफ मानव बड़ा चंचल है, वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता ही रहता है। दूसरी, पृथ्वी में भी परिवर्तन होते रहते हैं, पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए अस्थायी पृथ्वी। और इन दोनों के जो पारस्परिक संबंध हैं वो भी परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये एलन सैंपल की दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है मानव भूगोल की। मानव भूगोल की तीसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा देने वाले हैं वो हैं विडाल डी ला ब्लास।
ये फ्रांस के मानव भूगोलवेत्ता हैं और संभववाद के जनक भी हैं। संभववाद में ये विचारधारा आती है कि मानव प्रकृति द्वारा दी गई परिस्थितियों में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना मानव के लिए संभव है। तो नियतिवाद में तो प्रकृति के अनुसार एडजस्ट होना और संभववाद में प्रकृति को अपने अनुसार एडजस्ट करना। तो इन्होंने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार से है, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो जो कि त्यों ही याद करनी है। समझने की बात यही है कि एक तरफ पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम हैं, दूसरी तरफ पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव हैं, दोनों के पारस्परिक संबंध हैं, उनका संश्लिष्ट ज्ञान ही मानव भूगोल है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम एक सारांश परिभाषा पर पहुंचते हैं और वो जो सारांश परिभाषा निकल के आती है वो इस प्रकार आती है, जो हमें ज्यों की त्यों याद करनी है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। ज्यों की त्यों ही याद करनी है। समझने की बात यही है कि इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में क्या क्या है, तो प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। किस बात का अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह रहते हैं, मानव समूहों का अपना एक वातावरण है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, और प्राकृतिक और जो वातावरण है उसके प्रभाव हैं, वहाँ प्रतिक्रियाएं होती हैं और इन प्रतिक्रियाओं से पारस्परिक संबंधों का निर्माण होता है और फिर इन संबंधों का जो अध्ययन है वो मानवीय प्रगति के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारांश परिभाषा है और इसको ज्यों की त्यों ही याद किया जाता है। अब हम मानव भूगोल की प्रकृति पर विचार करते हैं तो इन परिभाषाओं से ही इसकी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है कि मानव भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय बिंदु मानव के क्रियाकलाप हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ, कैसे होता है आदि प्रश्नों का उत्तर भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल का क्षेत्र, इन परिभाषाओं से ही मानव भूगोल का क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। यह क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन फिर भी हम इसको ये जो निम्नांकित बिंदु हैं इन बिंदुओं में समाहित कर सकते हैं। जैसे मानव भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो मानव भूगोल में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का, वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण का, वहाँ के कालिक अनुक्रम, मतलब वहाँ पिछले काल से आगे के काल तक विभिन्न प्रकार की जो घटनाएँ घटी हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात का समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन, अर्थात वहाँ का जो संगठन है अर्थात सरकारें वगैरह कैसी हैं, इस बात का अध्ययन किया जाता है। और दूसरे प्रदेशों से संबंध कैसे हैं उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के, तो ये इन चीज़ों का अध्ययन करना मानव भूगोल का क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र का यदि बड़ा प्रश्न परीक्षा में आता है, तो छोटा प्रश्न आता है तो 6 क्षेत्रों का नाम लिखा जा सकता है, और यदि बड़ा प्रश्न आता है तो इनका 6 बिंदु हैं ये मानव भूगोल के क्षेत्र के,
इनका विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। तो विस्तार से वर्णन करने के लिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। अब एक एक बिंदु का विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जनसंख्या है। मानव भूगोल में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, उसकी क्षमताएं कैसी हैं, उसके प्रवास अधिवास कैसे हैं, उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना कैसी है, इसका अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरा बिंदु है प्राकृतिक संसाधन। तो मानव भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों जैसे वहाँ किसी क्षेत्र की भूमि, वहाँ के वन, जल, खनिज आदि के वितरण, उपयोग एवं मानव क्रियाकलापों पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण तीसरा बिंदु है। मानव भूगोल में सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मानव व अन्य जीवों के अनुकूलन, वहाँ की आर्थिक क्रियाएं, परिवहन के साधन, भवन निर्माण, आजीविका के साधन, अन्य मानव निर्मित दृश्यों आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथा बिंदु है कालिक अनुक्रम। मानव के भौगोलिक संबंध प्रारंभ से लेकर लगातार परिवर्तनशील रहे हैं और इन संबंधों का ऐतिहासिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल में किया जाता है। पांचवा बिंदु है प्रादेशिक संगठन। तो मानव भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, नियोजन, उपयोग, संरक्षण पर प्रादेशिक संगठनों का अर्थात सरकारों का प्रभाव पड़ता है और इसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध। मानव भूगोल में पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले मानवों के आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं देखी, सारांश परिभाषा देखी, उसकी प्रकृति देखी और उसके क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।